मैं मुंबई से और मंसूर साहब जो हैं अल्मोड़ा से, इन्हीं वादियों से जो ये हमारे प्रोमो में भी दिखाई देती है, से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। और जो एक हुनर पैदा होता है, अमूमन हमारे पिछली जनरेशन जिनके साथ हम बड़े हुए, उनकी विचारधारा कलाकार और कला को लेके जो रही, उसकी अहमियत जब तक वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँचती, जब तक वो दूसरों द्वारा देखी और समझी और एप्रिशिएट नहीं की जाती, तब तक उसकी पर्सनल फ्रंट पे या कह लें फैमिली फ्रंट पे एक लड़ाई चलती रहती है और एक विचार को जन्म लेने में कि वो लोगों के बीच में कैसे आए और किस तरह से स्थापित हो का भी काम करती है। नमस्कार मंसूर जी। नमस्कार आशीषा, कैसे हैं? बस बस बढ़िया, आप कैसे हैं? कैसा है आपका अल्मोड़ा? अल्मोड़ा ठीक है, और मौसम में अब हल्की हल्की गर्मी आ रही है और खूबसूरत है, सुकून है। जो देख रहे हैं दृश्य हम बाहर के हिंदुस्तान का डरावने दृश्य, उससे तो बहुत ही बेहतर है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लगातार वहाँ का सराउंडिंग जो है इंस्पायर करता रहता है कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहने के लिए। सिर्फ क्रिएटिव करने के लिए ही नहीं, इंस्पायर करता है। एक तरह से संजीवनी बूटी है, आपको जिंदगी का इंजेक्शन देता रहता है। जी आप यू ऑलवेज, जो कहते हैं ना कि एक विटामिन जैसे आप लेते हैं टेबलेट से या इंजेक्शन से, तो यहाँ की सराउंडिंग जो है आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करती, आपके अंदर ज्ञान भी फूकती रहती है। तो मंसूर जी, आप इस महीने के टैलेंट ऑफ द मंथ हैं और उसी के रिगार्डिंग बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये पेंटिंग की यात्रा कैसे शुरू हुई? कैसे ये आपके अंदर ये चीज़ आई कि आप अपने एक्सप्रेशंस जो हैं उनको पेंटिंग के ज़रिए निकालना है या बनाना है, लोगों के बीच में लाना है? यात्रा एक्चुअली बहुत लंबी रही, इन द सेंस मैं कोई स्कूल नहीं गया हूँ, पेंटिंग का यानी कोर्स नहीं किया है। मैं बचपन मेरा बीता, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बैकग्राउंड में पैदा हुआ हूं, जहां पेंटिंग वेंटिंग बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, आर्ट्स बहुत अच्छी चीज नहीं थी। मेरे फादर भी बहुत एथोटोरियन थे और मेरा बचपन गुजरा सैनिक स्कूल में, और मैं दिल से बहुत सेंसिटिव बच्चा था, लेकिन किसी को बयां नहीं कर पाता था अपनी बातें। किसी को बयां करने की कोशिश करता था तो मार पिटाई मिलती थी। तो एक वक्त के बाद मैंने अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर लिया। अब तो मेरे लिए शुरू में, जैसे मैं बचपन में, मुझे याद है कि जैसे क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है सैनिक स्कूल में, या कोई और क्लास चल रही है, टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, मैं अपनी कॉपी पे कुछ और गोद रहा हूँ, कुछ स्केच बना रहा हूँ। तो मेरे लिए, क्योंकि इतना, एक तरह से मेरा बचपन बहुत ही डिस्टर्बिंग एंड वायलेंट रहा है, बहुत मार वार, फिजिकली मैं बहुत अब्यूज हुआ हूँ। तो मेरे लिए एक रिलीज सिस्टम था ये आर्ट, कि मैं अपने आप में जो अंदर बंद है उसको मैं अपने स्केचेस से निकालता रहता था, गोदता रहता था कॉपी पे। एक तरह से बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाने का मेरा एक तरीका था। वहां से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। तो इसमें मैंने देखा जो आपकी पेंटिंग्स हैं वो बड़ी ही कह लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा है और बहुत सा उसमें आपकी सोच है, बहुत सा आपका विचार है जो आपने उसमें रखा है। तो इसमें जैसे जैसे आपका समय मतलब कह लीजिए कि युवा अवस्था में आए और फिर आप अभी जब आप मैच्योरिटी पे हैं, पूरी तरह से लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, तो उसमें काफी हद तक आपने बहुत से रिलीजियस सिंबल्स के साथ आपने बहुत सा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सी बातें कही हैं। तो उसमें क्या थॉट है आपका? कुछ थोड़ा सा आप शेयर करिए। तो मुझे उस बचपन में तो रियलाइज भी नहीं था, मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ कि मेरा स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा लगाव था, कि जो रिलीजन जिस तरह से हमें पेश किया जाता है, वो किसी भी, कोई भी रिलीजन हो, जिस तो
जो रिचुअल्स हैं और जो मौलवी मुल्ला या पंडित तो ये जो बताते हैं, इन सब चीजों पे मेरा ना विश्वास था ना मेरा कोई इंटरेस्ट था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे भगवान से लगाव नहीं, लेकिन मेरा अपना एक लगाव था जो मैं किसी को समझा नहीं पाता था। और धीरे धीरे मेरा जो वही है कि मेरे अंदर दूसरी चीज ये है कि मैं अब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का, ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुसलमान हूं तो सिर्फ मुझे मुसलमान, मैं अपने आप को एक इंसान मानता हूं। और जो मेरे अंदर भी है कि मुझे हर रिलीजन एज ए रिलीजन नहीं, लेकिन सबसे मोहब्बत लगाव है और सब में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब वो बचपन से एज ए स्पंज मैंने मेरे अंदर वो एब्जॉर्ब होती गई। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी जब होता है कि एक अंदर जो इनर सेल्फ है वो जब एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है तो इट वांट्स, दैट इनर सेल्फ वांट्स टू कम आउट। और फिर वो रंगों के माध्यम से या जो सिंबॉलिक है, जो अंदर से जो फील होता है, जो सेंस ऑफ बीइंग है, जी वो जी। बाहर एक्सप्रेस होती है। और फिर जब ये पहाड़ों पे आए तो हियर, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं अपना कॉलेज खत्म करने के बाद 1990-91 में मेरे गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, श्री हरिवंश लाल पूजा जी से। मुझे 10 साल का मौका मिला। आई वॉज लकी टू सिट विद हिम एंड देन आई रियलाइज मोर ऑफ माई ओन सेल्फ। वहां से चीजों में क्लैरिटी आने लगी एंड दैट क्लैरिटी आई स्टार्ट प्रोजेक्टिंग मोर ऑन कैनवस। नहीं, ये तो बात सही है। और क्योंकि आपको एक गुरु मिले जिन्होंने काफी आपको इंसाइट दिया, जिसका काफी इम्प्रेशन भी आपके पेंटिंग्स में दिखाई देता है। वो आपका जो एक एग्रेशन है और आपका अपना एक जो रवैया है सोसाइटी के लिए या सोसाइटी का आपके लिए, वो कहीं ना कहीं उसमें क्योंकि आपके जो पर्सनल लाइफ के बारे में लोग जानते हैं वो शायद उसको एनालाइज कर पाए, बट ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपका अपना एक बहुत अच्छा इंसाइट है अबाउट दिस रिलीजियस सेटअप जिसमें हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और मल्टी रिलीजियस और मल्टी लैंग्वेज सिचुएशन में हम वी स्पेंड अवर लाइफ ओवरऑल। इसके अलावा आपकी क्राफ्टमैनशिप के बारे में भी अगर हम बात करें तो आपने तमाम से इंस्टॉलेशंस क्रिएट किए, स्कल्पचर क्रिएट किए, तो वो सारी चीजें कैसे होती गई, मतलब हाउ इट बिकेम 3 डायमेंशनल? उसका कोई ऐसा परफेक्ट बिगनिंग और नहीं, कि बचपन से जैसे मैंने कहा आई वॉज वेरी सेंसिटिव एंड आई वॉज वेरी क्रिएटिव। एंड इसमें भी हुआ कि जब क्लास 12 के बाद मेरे पास चॉइस आई, और क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर थे और वो हमेशा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड फिलोसफी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, something creative. And I was not allowed, I was very clearly told ki either you have to be an engineer. So I was pushed to be an engineer. So I am a by profession engineer, but I had no interest in pursuing that thing. Like for me, my passion or where I feel alive is creating something beautiful. I am attracted to beauty. And beauty can be in any form. It does not have to be only painting or photograph or this, that, or anything. Beauty can be in just nothingness. Beauty can be just empty sky. It can be also very beautiful. And actually, it goes back to you. Like if you are feeling beautiful, you will feel beautiful and you will see everything beautiful outside. So for me, I don't care for me, the most joy is in creating. And creating, whether I like to create interiors, और एक जैसे होता है कि जैसे मैंने पेंटिंग में कहा, मैं पेंटिंग में भी कोशिश करता हूँ समा बांधना। मुझे वो समा बांधने का बहुत शौक है। वो चाहे फिजिकल, अगर मेरे पास एक कमरा है या एक बगीचा है या एक घर है या एक कैनवस है, तो I try to create that sama in any form. And I don't have to buy a very expensive thing to create something beautiful. It can be from anything. Like it's how you look at things and how you perceive the whole thing in that context. So ये मेरा शौक है, और शौक ही नहीं है, ये एक तरह से मेरी जिंदगी है, मुझे लाइफ लाइन है। जी,
मतलब मैं भी ये महसूस करता हूँ जब भी आपके यहाँ आना होता है या मैंने विजिट किया तो हमेशा ये पाया कि एज इफ मैं मंसूर जी के बनाए हुए घर से ज्यादा एक मॉन्यूमेंट में विजिट कर रहा हूँ जिसमें अब एक क्राफ्टमैनशिप दिखाई देती है और उसका अपना एक एस्थेटिक्स दिखाई देता है उसमें एक बड़ी पॉजिटिविटी और एक सिनर्जी दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं दोस्तों को चाहने वाले लोगों को अट्रैक्ट करती है तो केवल यही बात नहीं है कि हाँ तो एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे कि इट्स अबाउट एनर्जी लाइक इट्स एनर्जी एंड वाइब्रेशन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी जी and energy has to be like flowing energy and positive energy not conflicting there should not be any conflict like एक पत्थर भी अगर बगीचे में लगाएंगे तो it should create that vibration and energy और मेरे लिए बहुत important है कि it should not be conflicting because मैंने इतने conflict अपनी जिंदगी में देखे हैं और किए हैं वो चाहे बचपन से पेरेंट्स के साथ हो स्कूल में हो समाज में हो सोसाइटी में हो रिलीजन के साथ हो for me it's very disturbing so for me that energy and vibration is essence and very very important to be और यहाँ उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बैठ के honestly when I see outside it's so beautiful and perfect. Nature is perfect in its own self. Like there is no imperfection, whatever it is. It's so beautiful and perfect. It forces you to go inside because outside everything is perfect and beautiful. So there is no other way just to go inside. It forces you to go inside and try to synchronize yourself with that perfection and beauty. तो पुंजा जी की एक लाइन थी रोर लाइक लॉयन मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कहा है wake up and roar. हाँ तो उसके मतलब you are free. आपने उसको किस तरह से लिया अपनी लाइफ में इस बात को मेरे लिए लाइक उनकी कई लाइनें हैं और जो लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वेक अप एंड रोर इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस लाइक कि यू आर लायन इटसेल्फ लाइक but if you believe you are sheep and herded like a sheep then you will be needing a shepherd and thing like lion does not need anything lion wherever it goes it creates its own path and it realizes in yourself you just have to roar to know you are a lion not a sheep it's inside you are already a lion but if you are believing like a sheep you are lion and behaving and believing like a sheep so it's a very very confusing thing for yourself also and that's why you are so confused because in the end the meaning is that you are free you don't need a freedom from anything you believe that you are bounded by this by that and you need a guru you need a religion to free yourself honestly you are free you are God itself you are just representing the same God you are him itself so you just have to believe and behave like that does not mean you have to be arrogant and start taking a stick and beating everything in yourself you have to take that being the godliness and see the life from that perspective it will be different so aapne to sawal pucha tha ki ab aage kya so honestly mere bhai I live in moment to moment in that moment I also don't know what's next for me so it's very difficult for me to say एक मेरे जो गुरु जी हैं उन्हीं की लाइन है उन्होंने कहा था whatever comes let it come whatever go let it go whatever stay let it stay you have nothing to do with anything so for me it's also in that moment whatever comes for me like it's if I feel like picking up a painting brush I will paint if I feel like going to gardening and picking up a tool and going for gardening or going to cook I really honestly don't know what's next in my life or what's next for me I don't plan because whenever I plan it ends up in disaster that is my experience so I don't plan that much so it will be very difficult for me to say what's next so no plan is good plan that is
वेरी मच एप्लीकेबल ऑन यू। जो नई पीढ़ी है, अब आपकी जो बेटी है, उसको आप कैसे और कितनी स्पेस और कैसे देते हैं, ताकि मौका देते हैं कि वो अपनी बातों को रख सके? मेरे लिए जो जिस मैं अपनी बेटी से पहली चीज तो मेरे लिए मैं कंट्रोल कोई चीज नहीं करना चाहता हूँ अपने फैमिली में, ना मैं बेटी पे और ना अपनी वाइफ पे, बिकॉज this is the most like wasteful and stupid thing in life I can do is to control somebody, because I cannot control, and if I will be creating a burden for myself, not for herself. So for me is I don't try to control or mold or put my things on her. I try to understand her things, which space she is coming when she is talking, what she wants, or as a Mali, I just want to facilitate things for her. That's it. Except that is my job is finished. Like for me to control and feel she is my property and whatever. I don't want to decide for her anything. I encourage her to decide for her in any matter. And I'm just there as a father to help her if she needs. That also if she needs. I don't want to push my help on her. And try to see life from her eyes. And that is also very interesting because बहुत सारी चीजें जो मैं बचपन में जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया because of any circumstances. अब I have another choice, so I can do from her, like उसके through उसके माध्यम से मैं कर सकता हूँ, or I can live that moment or live that life, and I try to do that, and that is very healing for me. And rest, that is it. Like for me, this is how I treat my daughter or try to treat anybody in that way. So मंसूर जी, फाइनली मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मंसूर जी कैसे चाहते हैं कि उनको याद रखा जाए दोस्तों में और जो भी लोग उनको जानते हैं? यार मेरे लिए मुझे अपने जो बहुत ही उंगली पे गिने चुने मेरे दोस्त हैं उनसे मुझे मोहब्बत है, और मैं कोई ऐसी चीज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं मेरे जाने के बाद में मुझे याद रखा जाए या याद नहीं रखा जाए। वो मेरे दोस्तों पे और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहेंगे, लेकिन आई ओनली शेयर व्हाट इज देयर इनसाइड मी, एंड इफ देयर इज लव आई शेयर ओनली लव and fun or whatever it is there, I just share with my friends and family, and it's up to them how they will remember me, but I'm sure they will be remembering me good because I'm not that bad man in that. This much I know. So yeah, and if you share love, you're gonna it's about energy. If you throw positive energy, it will come back as a positive energy. So I trust that, and let's see. I will be sitting somewhere else and watching how I am being remembered. I also don't know how I'm going to be remembered. It's up to my friends. They can give better answer for that. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक आर्टिस्ट किस तरह से सोसाइटी का एक बहुत जिम्मेदार कंपोनेंट होता है, आप पे आपका क्या नजरिया है इसको लेकर? हम लोगों को आजकल आर्टिस्ट और फिलोसफर, हिस्टोरियन, इस तरह के लोगों की बहुत जरूरत है, बिकॉज समवेयर दे ब्रिंग लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड हीलिंग विद देम. दे सी लाइफ फ्रॉम अ वेरी creative perspective, and that is what very much needed in this kind destructive kind of atmosphere what we are living in. So for me it's very important their contribution, because they can motivate people to see life from a very positive perspective, because artists can never be destructive. It cannot go hand to hand together. He has to be very positive to create something, because artist or philosopher or a historian or a musician, anybody, that means something creative. And when you're creating, creation and destruction does not go hand to hand. After creation you might destroy, but first, while creating, you cannot destroy it. It cannot go hand to hand. So the more these kind of people around, the better shanti everywhere in this world. चलिए मंसूर जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। मैं मुंबई से और आप अल्मोड़ा से, हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ पाए। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस रही, बट बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बातचीत करके, और एक नया नजरिया मिलता है जिंदगी को समझने और जानने का।
आशीष साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और सेम हियर कि जब भी आपसे मिलता हूँ, आपको देखता हूँ, बहुत अच्छा, तहे दिल से बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा ये रहता है कि कब आपसे मुलाकात हो, कब आपसे मिलें, कब आपके साथ बैठें, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सेम हियर। पर्सन एंड यू ऑल्सो, जी बिल्कुल। so it goes hand to hand, and just in the end, I can say I love you and I really respect you. And thank you for talking to me. ओके सर, हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत शुभ रहे आज का दिन और आने वाले सारे दिन। आपको और भी, आप लोग शुभ रहें, हेल्दी रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। टेक तो इस तरह के जो कलाकार हैं जो किसी फॉर्मल कॉलेज या स्कूल से नहीं, और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख के, समझ के, ऑब्जर्व करके और अपने अपने तरीके से अपने भावनाओं को रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है, एक इंडिविजुअल एफर्ट है, जो कि कह लीजिए कि बहुत ज़रूरी है हमारे नई पीढ़ी के लिए देखने और समझने के लिए कि कौन-कौन सी विचारधाराएँ हैं जिनसे आदमी उभर कर आज एक बेहतर इंसान बन पाया है। और यही कह लीजिए कि आर्ट की या कला की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने समय और अपने कालखंड को किस तरह से डॉक्यूमेंट कर रहा है, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि अगली आने वाली पीढ़ियों द्वारा देखा और समझा जाएगा। इसलिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो फिलहाल ये रहे हमारे मंसूर जी, जो हमारे टैलेंट ऑफ द मंथ हैं अप्रैल 2021 में। और उनसे उनके बारे में बात करके बड़ा अच्छा भी लगा, और एक उनके इंसाइट, उनके विजन और उनकी अप्रोच के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली। तो इसी तरह से हम तमाम से ओरिजिनल टैलेंट से आपको रूबरू कराते रहेंगे।